Good afternoon friends. Welcome to today's lecture of हॉगर इजेक्टर. फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में बेसिकली मैं आपको ये बताऊंगा कि हॉगर इजेक्टर क्या होता है, इसे कहाँ पे यूज़ किया जाता है, इसके क्या एडवांटेजेस होते हैं और क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं. सो फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्टिंग टुडेज़ लेक्चर, अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा पॉसिबल है उतना ज़्यादा वीडियोज़ को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए. फ्रेंड्स, मेरा ये जो लेक्चर है इसके पीडीएफ का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा. सो जिसको भी डाउनलोड करना हो वो वहाँ पे जाके इसको इजीली डाउनलोड कर सकता है. सो फ्रेंड्स, स्टार्टिंग विथ हॉगर इजेक्टर. स्टार्ट करते हैं हम स्टीम इजेक्टर के हल्के से बेसिक्स में. आपको एक बार दोबारा बताऊंगा बिकॉज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको गलती से भी एक पॉइंट भी इसका मिस नहीं करना है. फ्रेंड्स, स्टीम इजेक्टर को समझने के लिए इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी की हम बात करते हैं. इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी ये बोलती है mass flow rate of a liquid passing through a pipe of two different dia always remains constant. Like यहाँ पे हमारा एरिया A2 है, यहाँ पे एरिया A1 है. सो ρ2 A2 V2 इज इक्वल टू ρ1 A1 V1. अगर डेंसिटी मेरी सेम है मटेरियल की तो ρ1 इज इक्वल टू ρ2, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और मेरा जो बचेगा वो बचेगा A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 इज इक्वल टू अ कांस्टेंट. मींस एरिया इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन वेलोसिटी. जैसा कि फ्रेंड्स A2 मेरा A1 से ज्यादा है तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी बोलती है एरिया इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन वेलोसिटी. इसका मतलब वेलोसिटी जो मेरी होगी सेकंड पॉइंट पे V2 पे, वो वेलोसिटी हमेशा मेरी V1 से कम होगी. फ्रेंड्स, दोबारा समझिए, अगर A2 मेरा A1 से ज्यादा है मींस A2 इज ग्रेटर देन A1 तो वेलोसिटी एट पॉइंट 1 V1 इज ग्रेटर देन V2. जहां पे भी फ्रेंड्स मेरा पाइप का डाया डिक्रीज करता है वहां पे वेलोसिटी मेरी इंक्रीज करती है. ये इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी का कहना है. सो फ्रेंड्स, याद रखिए, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी ये कहती है कि जहां पे भी मेरा एरिया डिक्रीज होगा वहां पे हमेशा मेरी वेलोसिटी इंक्रीज करती है. सेकंड फ्रेंड्स, बर्नौलीज इक्वेशन, प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इन तीनों का सम एक कांस्टेंट होता है. और अगर एक लिक्विड एक हॉरिजॉन्टल पाइप में मूव कर रहा है तो ये फैक्टर भी एक कांस्टेंट हो जाता है, जिसकी वजह से इन दोनों का सम एक कांस्टेंट होना चाहिए. मींस अगर मेरा प्रेशर बढ़ेगा तो मेरी वेलोसिटी डिक्रीज होगी. मींस प्रेशर और वेलोसिटी भी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. सो फ्रेंड्स, यहां से आई थिंक आपको मैंने पिछले लेक्चर में काफी डिटेल में समझाया है, इसलिए मैं ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूं. प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी. मींस जहां पे मेरा प्रेशर ज्यादा होगा वहां पे मेरी वेलोसिटी कम होगी, जहां पे मेरी वेलोसिटी ज्यादा होगी वहां पे मेरा प्रेशर कम होगा. सो फ्रेंड्स, होप अब आपको कंफर्म हो गया होगा बिकॉज इन्हीं सारी चीजों का यूज होता है बेसिकली स्टीम जेट इजेक्टर में. सो फ्रेंड्स, स्टीम जेट इजेक्टर आगे और अच्छे से आपको समझाने के लिए मैं इन्हीं दोनों इक्वेशंस का यूज करने वाला हूं. फ्रेंड्स, याद रखिए, जहां पे भी आपका एरिया कम होता है वहां पे आपकी वेलोसिटी बढ़ती है और वेलोसिटी बढ़ेगी तो प्रेशर आपका घटेगा. बस इतना आप याद रखिएगा. सबसे पहले हम बात करते हैं स्टीम इजेक्टर के पार्ट्स की और उसके वर्किंग की. सो फ्रेंड्स, वो समझने के लिए आप इस डायग्राम को गौर से देखिए. मैंने इस डायग्राम को बेसिकली 3 रीजन्स में डिवाइड किया हुआ है, रीजन 1, रीजन 2 एंड रीजन 3. अगर आप फ्रेंड्स रीजन 1 को देखेंगे तो रीजन 1 में बेसिकली मैंने नोजल कवर की है और एक सक्शन चैम्बर कवर किया है. फ्रेंड्स देखिए, अगर रीजन 1 की मैं बात करूं तो यहाँ पे ये मेरी स्टीम एंटर हो रही है. जब स्टीम मेरी एंटर होती है तो उसकी वेलोसिटी कम होती है लेकिन उसका प्रेशर काफी ज्यादा होता है. जैसे कि ये आपकी नोजल है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपका एरिया डिक्रीज करेगा तो आपकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी. सेम यहाँ पे हो रहा है कि आपका जब भी स्टीम यहाँ से बाहर होती है तो स्टीम आपकी हाई वेलोसिटी से एग्जिट करती है और प्रेशर उसका कम होता है. जिस हाई वेलोसिटी से एग्जिट होने की वजह से, हाई वेलोसिटी से फ्रेंड्स ये जोन 2 में आके एग्जिट हुई, ये जो जोन है यहाँ पे आके ये हाई वेलोसिटी से एग्जिट हुई. हाई वेलोसिटी से जैसे ही वो बाहर निकलेगी तो वो क्या करेगी, ये जो सक्शन चैम्बर है ये पूरा, ये इस चैम्बर से में जो भी नॉन कंडेंसेबल आपकी गैसेज होंगी, एयर होगी या वाटर वेपर्स होंगी, उसको अपने साथ में खींचेगी. और फ्रेंड्स वो अपने साथ में उसको खींच के आगे, आप ये देखिए दोबारा ये कन्वर्स कर रहा है, इसकी वेलोसिटी और इंक्रीज होगी, या उसको अपने साथ में खींच के आगे की तरफ लेके जाएगी. और फ्रेंड्स ये जैसे ही ये रीजन 3 में एंटर करेगी तो रीजन 3 में आप देखिए ये डाइवर्जिंग नोजल है. जैसे ही ये रीजन 3 में एंटर करेगी उसकी वेलोसिटी रिड्यूस हो जाएगी और उसका प्रेशर इंक्रीज करेगा बिकॉज प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी. सो फ्रेंड्स, रीजन 1 में आपकी नोजल बेसिकली मैंने कंसीडर की है जिसमें आपकी हाई प्रेशर स्टीम को हाई वेलोसिटी स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है. और रीजन 2 में बेसिकली ये जैसे ही नोजल से बाहर निकलती है इसके पास में हाई वेलोसिटी होती है
जिसकी वजह से यह आपके चैम्बर से एयर को बाहर की एयर और जो भी नॉन कंडेंसेबल गैसेज हैं या वाटर वेपर्स हैं उनको अपनी साथ में खींचती है और आगे की तरफ मूव करती है। जैसे ये डाइवर्जिंग सेक्शन में आएगा तुरंत उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है और वो एक हाई प्रेशर जोन में जाके रिलीज हो जाता है। सो फ्रेंड्स, ये बेसिकली स्टीम जेट इजेक्टर का पार्ट्स हैं और उसका वर्किंग है। सो फ्रेंड्स, होप आपको स्टीम जेट इजेक्टर के पार्ट्स और उसकी वर्किंग क्लियर हो गई होगी। नाउ फ्रेंड्स, हम बात करते हैं बेसिकली टाइप्स ऑफ इजेक्टर्स। सो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो इजेक्टर्स को बेसिकली दो तरीके से क्लासीफाई किया जाता है। एक होता है आपका हॉगर इजेक्टर, जिसके बारे में बेसिकली आज के टॉपिक में मैं आपको समझाऊंगा, और सेकंड होता है आपका मेन इजेक्टर, जिसके बारे में मैं प्रीवियस लेक्चर्स में आपको काफ़ी डिटेल में समझा चुका हूँ। फ्रेंड्स, जो हॉगर इजेक्टर होता है, दिस इजेक्टर इज़ यूज्ड फॉर पुलिंग वैक्यूम। फ्रेंड्स, जब भी हम कोई डिस्टिलेशन टावर चालू करते हैं या फिर हम कोई भी ऐसा सेटअप चालू करते हैं जहाँ पे हमें वैक्यूम क्रिएट करना है, बट जो हमारे पास में अवेलेबल इजेक्टर है या फिर जो भी हमारे पास में अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, इफ़ दे आर नॉट सफिशिएंट फॉर क्रिएटिंग वैक्यूम विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो वहाँ पे बेसिकली हमें यूज़ करना पड़ता है हॉगर इजेक्टर। फ्रेंड्स, जो हॉगर इजेक्टर होता है इसमें स्टीम एंड एयरलाइन के कनेक्शंस होते हैं। इसके केस में फ्रेंड्स डायरेक्टली आपकी स्टीम एंटर करती है और आपका काफ़ी कम टाइम में आपको काफ़ी ज़्यादा वैक्यूम क्रिएट करके देता है। इसमें फ्रेंड्स ओनली 20 to 30 मिनट्स में आपको आपका जो भी ऑपरेटिंग वैक्यूम है वो इजीली आपको मिल जाता है। जो अगर आप नॉर्मल इजेक्टर से जाएंगे तो आपको इजेक्टर की कैपेसिटी के हिसाब से 3 से 4 घंटे तक लग जाते हैं। सो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, हॉगर इजेक्टर इज सेम एज अ नॉर्मल इजेक्टर, बट इसकी जो पुलिंग, जो एयर रिमूविंग कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये ओनली 20 to 30 मिनट्स में ही आपको आपका डिज़ायर्ड वैक्यूम लेके दे देता है। सो फ्रेंड्स, इसलिए मैक्सिमम केसेस में आप देखेंगे जहाँ पे भी आपके इजेक्टर्स लगे हुए हैं जिनकी कैपेसिटी कम है, तो उसके पहले बेसिकली आप एक हॉगर इजेक्टर इंस्टॉल करते हैं, जिसे हॉगर के भी नाम से जाना जाता है। इस हॉगर का काम ये रहता है, ये आपको जस्ट इनिशियल वैक्यूम ला के देता है। आफ्टर दैट हॉगर इजेक्टर बंद हो जाता है और वहाँ से आपका जो नॉर्मल इजेक्टर है, जो मेन इजेक्टर, जो मैंने ये सेकंड पार्ट में दिखाया, जो मेन इजेक्टर है वो ओवरटेक करता है और ये इजेक्टर फिर जो वैक्यूम हॉगर इजेक्टर ने बिल्डअप किया है, ये उसके आगे का वैक्यूम जस्ट आपको कॉन्टिन्यूसली बिल्डअप करके देता रहता है। सो फ्रेंड्स, होप आपको हॉगर इजेक्टर क्यों यूज़ किया जाता है ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। फ्रेंड्स, अगर हॉगर इजेक्टर की बात करें तो द इजेक्टर इज ऑल्सो नोन एज स्टार्टिंग इजेक्टर। फ्रेंड्स, इसको हम स्टार्टिंग इजेक्टर के भी नाम से जानते हैं। दैट इज यूज टू पुल द गैसेज एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग द सिस्टम। इट हैज़ हाई कैपेसिटी ऑफ एयर एक्सट्रैक्शन। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया फ्रेंड्स, इसकी एयर एक्सट्रैक्शन की कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। ये जो इजेक्टर होता है, इट ऑपरेट्स विद पैरेलल विद द रनिंग इजेक्टर। ये फ्रेंड्स रनिंग इजेक्टर के पैरेलल में ऑपरेट होता है टिल वैक्यूम रीचेस 500 to 600 mmHg, टिल हमें 500 से 600 mmHg का वैक्यूम मिलता है। जैसे ही ये वैक्यूम रीच होता है, द हॉगर इजेक्टर इज स्विच्ड ऑफ। इमीडिएटली हॉगर इजेक्टर स्विच ऑफ कर दिया जाता है और जो मेन इजेक्टर रहता है वो ओनली सर्विस में रहता है। सो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, हॉगर इजेक्टर इज बेसिकली अ नॉर्मल इजेक्टर, बट इसका मेन एडवांटेज ये रहता है कि यह हमें डिजायर्ड वैक्यूम काफ़ी कम टाइम में ला के दे देता है। जो हम अगर नॉर्मल इजेक्टर से जाते हैं तो हमें 3 से 4 घंटे तक लग जाते हैं। सो फ्रेंड्स, मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। अगर फ्रेंड हम बात करते हैं एडवांटेज क्या होता है हॉगर इजेक्टर का, सो फ्रेंड्स इट बेसिकली क्रिएट्स इनिशियल वैक्यूम नियर अबाउट 500 to 600 mm वाटर कॉलम विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। 20 to 25 मिनट्स में ये हमें वैक्यूम ला के दे देता है। अगर फ्रेंड हम डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं हॉगर इजेक्टर के, तो फ्रेंड्स इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये रहता है कि इसमें जो भी हम स्टीम यूज़ करते हैं वो स्टीम फ्रेंड्स जैसे नॉर्मल इजेक्टर्स में स्टीम को हम कंडेंस करते हैं। सो फ्रेंड्स, इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो भी स्टीम हॉगर इजेक्टर में यूज़ होता है, दैट स्टीम इज एस्केप टू द एटमॉस्फेयर एंड कैन नॉट बी रीयूज्ड। सो फ्रेंड्स, ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है हॉगर इजेक्टर का, जिसकी वजह से इसको हम लंबे टाइम तक ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इसमें जो भी स्टीम आपकी यूज़ हो रही है वो बेसिकली आपकी लॉस जा रही है। तो इसको जहाँ पे भी हमें यूज़ करना है वो जस्ट स्टार्टिंग 25 to 30 मिनट्स में यूज़ करके अपना डिजायर्ड वैक्यूम लाना है। आफ्टर दैट इसको हमें स्विच ऑफ कर देना है। नाउ फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ हॉगर इजेक्टर्स की, तो फ्रेंड्स इसके एप्लीकेशंस में पहला आता है आपका जिस भी सेटअप में फ्रेंड्स मेरे को वैक्यूम लाना रहता है, मीन्स वैक्यूम इज एनी प्रेशर बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो फ्रेंड्स वहाँ पे बेसिकली हम हॉगर इजेक्टर का यूज़ करते हैं।
एंड सेकेंड फ्रेंड्स, एक और चीज़ आपको जानना जरूरी है कि आखिर वैक्यूम हम लगाते क्यों हैं। सो फ्रेंड्स, काफ़ी केसेस में ऐसा रहता है कि हमें जो भी मटेरियल बॉयल करना है उसका बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी कम रहता है। तो इन दैट केस अगर मैं नॉर्मल प्रोसेस से आपका ऑपरेट करता हूँ तो फ्रेंड्स मेरे को काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है अपना जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो रीच करने के लिए, एंड इवन लॉट ऑफ एनर्जी भी मेरे को उसके लिए देनी पड़ती है। एंड वन मोर थिंग फ्रेंड्स, काफ़ी ऐसे कंपोनेंट्स रहते हैं जो हायर टेम्परेचर पे डिकम्पोज होने के भी चांसेस रहते हैं। सो फ्रेंड्स, उनके बॉइलिंग पॉइंट को जस्ट रिड्यूस करने के लिए बेसिकली हम वैक्यूम का यूज़ करते हैं। एज फ्रेंड्स, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। जितना ही मैं प्रेशर ड्रॉप करूँगा उतना ही मेरा बॉइलिंग पॉइंट रिड्यूस हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, एप्लीकेशंस होते हैं हॉपर इजेक्टर के फॉर द क्रिएशन ऑफ वैक्यूम। जिस भी जगह पे आपको एयर को रिमूव करके वैक्यूम क्रिएट करना है उस जगह पे हम हॉकर इजेक्टर्स को प्रेफर करते हैं, और इनका सबसे ज़्यादा यूज़ फ्रेंड्स हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पे हमें एयर को काफ़ी जल्दी विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हमें रिमूव करना है, वहाँ पे ही हम हॉकर इजेक्टर्स को प्रेफर करते हैं। सो फ्रेंड्स, वैक्यूम क्रिएट करने के बेसिकली दो मेथड्स होते हैं, इजेक्टर और वैक्यूम पंप्स। नाउ फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। होप आपको आज का मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट लेक्चर में बेसिकली हम बात करेंगे गियर पंप्स के बारे में। गियर पंप्स क्या होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। सो फ्रेंड्स, टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।